हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे? साइंस और केमिस्ट्री के अलावा होमवर्क किया था? क्या होमवर्क दिया था? कर लिए सारे? किसी में दिक्कत नहीं आई या दिक्कत ही दिक्कत आई है? आसान सा ही था वैसे, कुछ ज्यादा था नहीं। आ जाओ आगे पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? आज पीएच स्केल पूरा कर देते हैं। पीएच का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, बस सॉल्ट्स बचेंगे, सॉल्ट कल वाली क्लास में करते हैं, ठीक है? इस हफ्ते में ही चैप्टर खत्म करना है और नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पलर भी करनी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ जी चलो, कल तुमने पीएच स्केल पढ़ दिया था, क्या क्या पढ़ के गए थे पीएच स्केल के बारे में? हाँ जी विनायक, क्या क्या पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में कल? ये बता देता है, कैसे बता देता है? बहुत अच्छा बता देता है, ये तो सारा कॉन्सेप्ट ही बदल देता है पीएच स्केल है। हाँ इसके दूसरी है। हाँ जी बताओ जल्दी। अगर पीएच 7 होगा तो न्यूट्रल, और 7 से कम होगा तो, 7 से ज्यादा होगा तो, सबसे ज्यादा बेसिक कितना है? 14। सबसे ज्यादा एसिडिक 0 पे, ठीक है? और क्या बताता है ये आपको? और क्या बताता है? कलर्स के बारे में बताता है कुछ? हाँ जी कलर्स के बारे में बहुत कुछ बताता है, कुछ नहीं बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, ठीक है? तो आज कलर्स वगैरह देख लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। हाँ जी पहले ये बताओ पीएच में पी क्या है? जो पीएच में पी है वो एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस। पी जो है वो एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जो है पोटेंस। पोटेंस का मतलब इंग्लिश में होता है पोटेंसी या फिर पावर। पोटेंसी या फिर पावर। तो नाम जो है बड़ा सोच समझ के रखा गया है, ऐसे नहीं कि चलते फिरते पीएच स्केल नाम रख दिया। पी जो यहां है वो लिया गया है पोटेंस में से। पोटेंस जो है वो एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पोटेंसी या फिर पावर। हाँ जी एच का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन। तो ये पावर बताता है हाइड्रोजन आयंस की, या फिर ये हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है। तो चलो डेफिनेशन लिख लो, 3 4 5 पॉइंट है जो हमने कल पढ़ लिए थे, उन्हीं को हम पहले लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी लिखो। A scale which measures the hydrogen ion, ये हाइड्रोजन आयन ऐसे लिखो चाहे फिर पूरा हाइड्रोजन आयन लिखो, एक ही बात है। A scale which measure the hydrogen ion concentration is called pH scale, ठीक है? एक स्केल जो हमारी हेल्प करता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करने में, उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी रेंज क्या है? हाँ जी इट रेंजेस फ्रॉम 0, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? हाईली एसिडिक कंडीशन को। इसकी जो रेंज है वो है 0 से, जो कि हाईली एसिडिक है, टू 14, जो कि अपना क्या है? हाईली बेसिक। तो ये इसकी रेंज है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। 0 से 14 जो है वो इसकी रेंज है। कहां से आ रहे हो बेटा? क्यों इतनी जल्दी कैसे? सो रहे थे? स्कूल स्टार्ट हो गया ना? तभी छुट्टियों में रहती है वो ताकत नेक्स्ट लेवल, स्कूल स्टार्ट होते हैं सब खत्म, ठीक है? पीएच स्केल वो स्केल है जो हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है। इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक। 0 जो है वो हाईली एसिडिक है, 14 जो है वो हाईली बेसिक है। हाँ जी लिख लिया? लिखो फिर जल्दी। कौन था नो मैम वाला? जल्दी करो फटाफट। प्रणव पूरे कर लिए नोट्स इस चैप्टर के? बेटा पूरे कर ले। कब होंगे? बेटा कर ले, इस वाले चैप्टर को तो साथ में कर ले, क्योंकि बाकी जो छूटा हुआ है पीछे का उसको तो फिर देखेंगे बाद में, ठीक है? हाँ जी अब ये बताओ कल क्या पढ़ के गए थे? H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा या बेसिक ज्यादा होगा? आरुष एसिडिक ज्यादा होगा, और पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। हाँ जी लिखो पॉइंट, लिखो जरा।
हायर द H plus ion concentration, higher the H plus ion concentration, lower will be its pH. Lower will be its pH. एसिडिक ज्यादा होगा कि कम? मोर एसिडिक, शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, अगर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? हायर द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। H प्लस आयन को क्या बोलते हैं? या फिर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं मैम। तो हायर द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, हायर विल बी इट्स pH, हायर विल बी इट्स pH। pH उतना ही ज्यादा होगा। और बेसिक नेचर ज्यादा होगी या एसिडिक? मोर बेसिक नेचर, ठीक है। इसका मतलब इससे ये बात पता चल गई है, जो pH है मेरा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के। और जो मेरा pH है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के। बस ये दो बातें मुझे याद रखनी है अभी के लिए। फिर 11th में मैं लॉग वॉग पढ़ूंगा, उसको मैं वहीं देखूंगा, ठीक है। करो जल्दी, ये हमने कल भी पढ़ लिया, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी होगी या तुम्हें pH दिया होगा, और तुम्हें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लगाना होगा उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर को। यही बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो वो तुम्हें याद रखना है। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट, कि अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अगर कोई मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH मेरा रहने वाला है 7, ठीक है। कलर की बात अभी कर रहे हैं, कलर की बात हमने अभी तक करी नहीं है, ठीक है। कलर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कलर पे भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, अगर कोई मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है, pH क्या रहेगा बच्चों? लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन 7। pH विल बी लेस देन 7। 7 से कम pH जो है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वो मेरा दिखाता है एसिडिक सॉल्यूशन को। अगर मेरा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, उसका pH क्या रहेगा बच्चों? उसका pH विल बी ग्रेटर देन 7। इसका मतलब pH इज मोर देन 7। ये बात ध्यान रखनी है। सॉल्ट्स वाला जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें भी ये काम आएगी क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें सॉल्ट दे देगा वो, तो पहले तो तुम्हें उसमें ढूंढना होगा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और फिर तुम्हें उसका pH भी बताना पड़ेगा वहां पे। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है, जो मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है उसका pH 7 से कम होगा, और जो मेरा बेसिक सॉल्यूशन है उसका pH 7 से ज्यादा होगा। जितना कम pH है उतना ही ज्यादा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ही ज्यादा एसिडिक है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। जितनी ज्यादा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही ज्यादा एसिडिक है, और जितना हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है उतना एसिडिक है, उतना ज्यादा बेसिक है। अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक है या बेसिक है सॉल्यूशन? बेसिक है, ठीक है। बस इतनी सी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है अभी के लिए। अब आओ इधर। वैसे pH एज इट इज अभी तक एज सच किसी का पूछा नहीं गया एग्जाम में, बट ये वाले लिख लो क्योंकि इनका तुम्हें पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी। हाँ जी, एक टेबल बनाओ अपनी कॉपी में और सिर्फ इनको नोट करो, सिर्फ ये वाला। अगर कोई इसको बना सके तो वेल एंड गुड, नहीं बना सकता तो कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, कलर मत बनाओ, ऐसे इसी को ऐसे बना लो। बनाना जरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इसको बनाओ एक बार। कलर्स नहीं बनाने, सिर्फ इसको बना लो और ये लिख लो नीचे, और कलर्स में ऐसे लिख लो विबग्योर। इससे तुम्हें एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तुम्हें ध्यान रखना है विबग्योर क्या होता है। हाँ जी, व्हाट इज विबग्योर? रेनबो के कलर्स होते हैं मैम, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बनता कैसे है। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई मेरा विबग्योर उल्टा चल रहा है। जब मैं pH स्केल पे अगर मुझे कलर बताने हो तो विबग्योर है इस साइड से। जो मेरे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वॉयलेट कलर आता है, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर क्या है? ग्रीन।
ये आ चुका है सवाल, ये पूछा जा चुका है कि पानी बताओ, पानी का कैसा कलर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो ग्रीन कलर होगा, न्यूट्रल है क्योंकि वो। और येलो, ऑरेंज और रेड कलर कब आते हैं बच्चों? येलो, ऑरेंज और रेड कलर मैम आते हैं मेरे कब बच्चों? येलो, ऑरेंज और रेड कलर आएगा मैम मेरा एसिडिक सॉल्यूशन में। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, तुम्हारे सवाल गलत नहीं होंगे अगर कलर पे वो सवाल पूछे, तो ये याद रखना है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एसिडिक दे के तुम्हें ऑरेंज भी दे दे और रेड भी दे दे, ऐसा मुश्किल सवाल नहीं आएगा 10th क्लास में, ठीक है। बाकी 11th 12th में तो आ ही सकता है। फिर वहां पे अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, आओ जरा ये लिखो कलर्स। वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर और ब्लू कलर, ये कब आते हैं? ये आते हैं मैम बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। ये किसके कलर है वैसे? हाँ जी, ये कलर चेंज किसमें देखने को आएगा? किसमें कलर चेंज होंगे? ये कलर चेंज होगा किसका? क्या पढ़ के गए थे वो कल? पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर, उसी का तो कलर चेंज होगा। तो उसमें ये कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है और उसमें तुमने पीएच पेपर को डिप किया है तो वो वॉयलेट, इंडिगो या फिर ब्लू कलर देगा, ठीक है। कैसा होता है नेचुरल कलर? मैम ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाया था, येलो येलो टाइप का कुछ ऐसा था, ठीक है। और अगर पानी में डुबकाओगे, न्यूट्रल सोल्यूशन में डुबकाओगे तुम पीएच पेपर को, तो कैसा कलर आएगा? ग्रीन। अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में कलर देखना है तो येलो भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है और रेड कलर भी आ सकता है। इन सब के याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, जीभ पे खुजली, जीभ पे खुजली हो रही है क्या? हाँ जी, ये लिख लो एक टेबल बना के कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है तुम्हें पता है बेस है ये, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका पीएच कितना है? 14। याद करने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है स्ट्रॉन्ग बेस है, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। पानी कैसा है और ब्लड कैसा है? 7.4 दे रखा है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, तो ये हरा रंग देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ पीएच पेपर का रंग जो है वो हरा आता है। न्यूट्रल के साथ कैसा कलर है? हरा, ठीक है। और इसके साथ कैसा कलर आएगा? वॉयलेट कलर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच याद कर लो। इस पे एक सवाल आया था एमसीक्यू, बहुत डिस्क्रिप्टिव, बट उसमें इजीली ऑप्शंस ऐसी दी हुई थी कि तुम इजीली पता लगा लेते कि इसका पीएच 10 होता है, लेकिन याद कर लो, ठीक है, पीएच 10। और लेमन जूस 2.2 और गैस्ट्रिक जूस जो है तुम्हें पता है। हाँ जी, गैस्ट्रिक जूस कौन सा है विनायक? गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है? बेटा कब तक ऐसे करते रहोगे? पता नहीं, पता नहीं, बस एक ही जवाब है इसके पास, पता नहीं। तुम्हें पता नहीं गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड है? तुम्हारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस नहीं बनता, ये भी नहीं पता। हाँ जी, विभोर कौन सा एसिड है? HCl है भाई, HCl। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका पीएच कितना होगा? वो साइड बहुत ज्यादा एसिडिक है, 1.2। याद ही नहीं करना कुछ। हाईली एसिडिक HCl 1.2, हाईली बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, पानी का पीएच बिल्कुल मिड में 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और लेमन जूस 2.2। ये याद कर लेना क्योंकि ये तुम्हें आ सकते हैं पेपर में, तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है ये वाले पीएच। बाकी वो रैंडमली उठा के कोई भी पूछ लेगा, वो इम्पॉसिबल है, वो ऐसे नहीं पूछता, ठीक है। एनसीईआरटी के तो लेकिन पूछ ही सकता है क्योंकि बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पीएच याद कर लेना। इससे एक चीज क्लियर होती है मैम हमें कि हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि पीएच पेपर जो है वो बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देता है। वो चीज हमें यहां पर दिख रही है, देखो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर है, हल्का हल्का, ठीक है। ऐसा कभी नहीं आएगा तुम्हें जैसे ये है मैम, यहां तो रेड भी दिख रहा है 2 pH पे और ऑरेंज भी दिख रहा है, तो हम क्या लिख के आएंगे? येलो सा भी लग रहा है हमें, तो सारे रंग लग रहे हैं। ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। वो बहुत एक्सट्रीम वाले तुमसे पूछे है, जैसे ये वाला पूछा जा चुका है कि पानी का बताओ पीएच पेपर के साथ कैसा कलर आएगा, तो ग्रीन, पानी न्यूट्रल है। जो भी न्यूट्रल होते हैं, जैसे NaCl देगा भी, सॉल्ट पढ़ोगे, NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, तो उसका कलर भी कैसा आएगा बच्चों? उसका कलर भी ग्रीन आएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बहुत बेसिक से। जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो वॉयलेट कलर देंगे, इंडिगो। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो कैसा कलर देंगे? रेड मैम। जो न्यूट्रल है वो कैसा कलर देंगे? ग्रीन, ठीक है। सो
इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना है कि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। देखो इधर आओ जरा, बुक लेके आए हो, अपनी बुक निकालो। एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में तुमसे बहुत सारे पीएच पूछे हुए हैं। ये तुमसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन अपनी टेबल में भर लो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। वैसे भी तुम बता भी सकते हो इनको, आधे तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे। पहले इसको अपनी बुक में निकालो, कॉपी में नहीं बनाना, बुक में पेंसिल से भर लो इसको। हाँ जी, बुक निकालिए फटाफट। कौन कौन है जो बुक नहीं लेके आए? कौन कौन है महान? ले आया करो बेटा, इतने महान भी मत बनो। जल्दी बनाओ इसे, फटाफट भर लो इसको। ये याद नहीं करना भी बता रही हूँ क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा तुम्हें पता ही है। ये तो एक्टिविटी है, करके देखने वाली चीज है, इसमें कुछ लिख के याद नहीं करना। और जल्दी इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट भरो इसको। तुम्हारे सलाइवा का जो पीएच है खाना खाने से पहले 6.8 है, स्लाइटली एसिडिक है। भाई 6.8 वैसे तो न्यूट्रली कह सकते हैं, बट स्लाइटली एसिडिक लिख दो इज्जत देने के लिए। 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं ना। अगर तुमने खाना खा लिया उसके बाद क्या है, 5.8 एसिडिक हो गया हल्का सा। कलर भी साथ में दिए हुए हैं कि ये कलर आएंगे, इसमें से याद कुछ नहीं करना है। अभी बता रही हूँ, ये सारी कॉमन सेंस है बिल्कुल। ये बताना जरा, लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? हाँ जी, लेमन में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर आएगा, 2.2 है, एसिडिक। ये वाली चीज तो बिल्कुल आसान है, तुम्हें यही पूछी जाएगी कि बताओ एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। ये बताओ, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक में कौन क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ रखा है, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन में। ये एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड के सॉल्यूशन का, अगर पढ़ा हो तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। याद है कुछ? CO2 इन पानी, कार्बोनिक एसिड बनता है, वीक एसिड, इसलिए ये भी एसिडिक है। ठीक है, CO2 और पानी का मिक्सचर होता है, एरेटेड ड्रिंक्स, H2CO3 बनता है, एक एसिड है ये, वीक एसिड है बट बहुत। ठीक है, इसलिए ये एसिडिक है। वीक एसिड पता ही चल रहा है यहां से, 6 pH। 6 pH वाला कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक होगा? वीक ही होगा, 1-2 वाले मैम स्ट्रॉन्ग है। कैरेट जूस, ये भी कैसा है? एसिडिक। कॉफी, कॉफी भी एसिडिक होती है, कैफिक एसिड होता है इसमें, जैसे टी में टैनिक एसिड होता है। इतने सारे याद नहीं करने, बट बता रही हूँ। टोमेटो वाला याद करना है, ऑक्सैलिक एसिड, अभी आगे लिखवा रही हूँ। इसमें बुक में भर लो, इसमें से कुछ याद नहीं करना है, जो याद करना है वो मैं भी बता रही हूँ आगे, जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टैप वाटर, हाँ जी, रेंज वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल क्यों है, बताना जरा। टैप वाटर की रेंज जो है वो वेरिएबल क्यों है बच्चों? मैम कहीं पे ऐसा होता है कि ज्यादा मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, टैप वाटर के अंदर, लेकिन कहीं कहीं फ्री फ्रॉम अच्छा पानी भी होता है जो मिनरल्स नहीं होते जिसके अंदर ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने वेरिएबल रेंज दी हुई है। NaOH कैसा होगा बच्चों? बेसिक या एसिडिक? बेसिक। और HCl क्या है? एसिडिक। ठीक है, इसको सिर्फ लिख लो, याद इसमें से पूरा टमाटो का करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मैं बता रही, लेमन का भी करना है, बस 2 याद करना है। ठीक है, आगे बता रही हूँ अभी। तो बस ये टेबल तुम्हारी रेफरेंस के लिए थी, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि कॉफी में भी एसिड होता है और टी में भी एसिड होता है। इन दोनों में एसिड होता है, ये एसिडिक है। वैसे कॉफी कड़वी होती है, कभी सोचो कि बेस है, कॉफी एसिड है। ठीक है, बहुत सारे एसिड है, एक एसिड भी नहीं है इसमें। भली पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा। अब आओ जरा आगे, इंपॉर्टेंट चीजें। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिख लेते हैं। आओ जल्दी। एनसीईआरटी ने इतनी सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी और इससे ज्यादा ऊपर भी पढ़ लो कि और क्या लिख सकते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है मैम मेरा HCl, मेरा H2SO4, HNO3। मैम ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड के एग्जाम्पल बताना जरा कोई। हाँ जी, एक आधा वीक एसिड का एग्जाम्पल बताओ। देख रहे हो? हाँ जी, एक आधे किसी वीक एसिड का एग्जाम्पल दो।
कार्बोनिक एसिड, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक पूछ रही हूँ, ये क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, लिख लो नाम, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होंगे, भी आएंगे लेकिन इनका यूज है हमारे कोर्स में। इनका नाम पता है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। वही लिख रहे हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमारी इक्वेशंस में आएंगे आगे, सॉल्ट्स में हम यूज करेंगे जिनको, ठीक है, वही वाले सिर्फ लिख रहे हैं। अब इधर आओ, डेफिनेशन में ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मैम वो है जो ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर देगा पानी में घुलने पे। ये रहा HCl, इसको डाला हमने पानी में, और मैम इसने भर भर के क्या रिलीज कर दिए? इसने भर भर के अपने सारे H+ आयंस रिलीज कर दिए, तो इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर दे, मेरे को ना धपाधप भी करना आता है, इतने क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ, वाह कितना बढ़िया जोक मारा है, हंसी नहीं आई बिल्कुल भी। आई किसी को हंसी? फिर यो ही हंस रहा है बैठ के विनायक की बस, इसलिए उसने तुझे इतना पुअर जोक सुनाया, उसे पता था तू हंसेगा, तुझे कैसा भी सुना दे तेरा चल जाएगा काम। इधर आओ, हाँ जी ये कैसा है? अब मैम ये H+ आयंस रिलीज नहीं करते क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, यहां से इससे बात नहीं बनती, जो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है इससे यहां पर बात नहीं बनती है असली में स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है क्या। ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर दें, और वीक एसिड वो है जो कम कर दें। मैम इसको आप तोड़ो तो सही एक बार पानी में डाल के, लो बेटा तोड़ दिया। अब तुम कहोगे, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, मैम इसने भी तो एक ही H+ रिलीज किया है ना? ये सवाल आएगा कि मैम अगर आप HCl का एक मॉलिक्यूल ले लो पानी में डाल दो, आप एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लो पानी में डाल दो, तो मैम दोनों एक ही तो H+ रिलीज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है? ये कि लिखा है ना कि ज्यादा और कम। अब ध्यान से सुनो, एक दूसरी डेफिनेशन इसकी, वो ज्यादा इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। देखो क्या है वो, जब तुम पानी में डिसॉल्व कर रहे हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना HCl का, जब तुम एक एसिड ले रहे हो उसके अंदर HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने क्या कर दें? कंप्लीटली टूट जाएं किसमें? H+ में, कंप्लीटली ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड के पड़े हुए हैं पानी के अंदर, वो सारे के सारे H+ को रिलीज कर देंगे। इसका मतलब ये है कंप्लीट डिसोसिएशन होता है यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर। उसमें मैंने इक्वेशन ऐसे लिखी है, बट इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी जाती, ऐसे लिखी जाती है। देखो एक्चुअली जो वीक एसिड्स होते हैं ना बच्चों, जब तुम उनको पानी में घोल रहे हो ना, तो उनका कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। इनमें रिएक्शन जो है वो ऐसे चलती है, रिवर्सिबल। ये किस चीज का साइन है? इसका मतलब होता है रिएक्शन का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना, और ये साइन है किस चीज का? रिएक्शन का रिवर्सिबल होना। मतलब जैसे ही तुमने वीक एसिड को पानी में डाला, वो आयंस में टूट जाता है, नो डाउट टूट गया आयंस में। लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये आयंस में टूट गया है तो ये इसी फॉर्म में तुम्हें मिलेगा बीकर के अंदर। ये दोनों दोबारा से जुड़ के ये बना देते हैं। वीक एसिड्स की ये समस्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है, एक बार तुमने पानी में डाल दिया, ये कंप्लीटली टूट जाएगा और ये बन जाएंगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें टूट जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे एज इट इज। बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ही नहीं। तो ये वीक एसिड की एक कमी होती है कि वो अगर या तो टूटेंगे नहीं, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो दोबारा जुड़ के ये बना देंगे। तो इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि यहां पर जितने H इसके अंदर प्रेजेंट है एक वीक एसिड के अंदर, वो सारे टूट के इधर आए हैं कि नहीं। तो ये असली में ये है डेफिनेशन। लेकिन एनसीईआरटी में ये वाली दी हुई है, इससे भी काम तुम्हारा चल जाएगा कि जो ज्यादा है, तो मतलब यही जो ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर दे, मतलब सारे के सारे रिलीज कर दे, वो कौन है? वो स्ट्रॉन्ग है। जो ना कर पाए सारे के सारे H+ आयंस रिलीज, वो वीक है। लिख ली ये बात, लिख ली। इस इक्वेशन को भी लिख लेना, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा ये कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं, वापस से जुड़ के ये बना देते हैं। और इसमें से फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 25 ही टूट के बनेंगे और 25 मॉलिक्यूल एज इट इज भी रह सकते हैं। तो वीक एसिड्स में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो मैं अगले पेज पे इसकी एक और डेफिनेशन लिख रही हूं, उसको भी लिख लो, लिखो जल्दी। सिर्फ एसिड में लिखवा रही हूं, बेस में तुम खुद समझ जाना। लिखो,
strong acids when dissolved in water dissociates completely into ions, dissociates completely in ions. इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा, ये जितने एग्जाम्पल लिखवा रही हूं नहीं यहां पर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना, सॉल्ट वाले टॉपिक में सब काम आएंगे, पूछूंगी कि बताओ ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वही एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं जो हमारे काम के हैं। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड वो है मैम व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली, टूटते हैं, कुछ कुछ रह भी जाते हैं, डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली इनटू आयंस। इसीलिए वो बात भी ठीक है एनसीईआरटी की, बट वो इनडायरेक्टली ठीक है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेंगे, जो वीक एसिड्स हैं वो कम H+ आयंस रिलीज करेंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है ना कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुए भी कि नहीं, इसलिए इनकी रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है कि ये रिवर्ट बैक भी हो रही है रिएक्शन। लो ठीक है, और एसिड्स के नाम तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, क्योंकि तभी तुम टॉपिक पढ़ पाओगे सॉल्ट वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हो गया, ऐसे ही वीक वाला लिख लो। वीक वाले में जो बेस वाला है ना, उसमें मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगी कि तुम्हें पता है ये जो चीज यहां पर एप्लीकेबल है वो सेम बेस के लिए भी है कि कंप्लीट डिसोसिएशन और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। हाँ जी लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो है मैम जो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है। OH नेगेटिव बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन, और जो कम हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है वो कौन है बच्चों? वो है वीक बेस। सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब जरा एग्जाम्पल बता दो। स्ट्रॉन्ग बेस का सबको एग्जाम्पल पता है एक, और KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक में एक तो पक्का याद रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइड में नाम लिख रही हूं कभी किसी को कंफ्यूजन हो। एक अमोनिया और अमोनियम में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनियम एंड अमोनिया? विभोर बताओगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वीक बेस। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा सारा का सारा। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस पता होने चाहिए सारे। ठीक है, हाँ जी बताओ जरा, इसमें क्या डिफरेंस है अमोनिया और अमोनियम में? ये तो मैम एक गैस होती है NH3, ये है अमोनिया गैस। NH3 मॉलिक्यूल है, गैस है। ये मैम आयन होता है NH4 पॉजिटिव, ये फर्क है। अमोनिया गैस में जब तुम एक H+ जोड़ देते हो तो एक आयन बनता है NH4 पॉजिटिव, तो वो आयन है, वो गैस है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये गैस का मॉलिक्यूल है NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया इज अ गैस। और अगर इस गैस में हम एक H+ आयन जोड़ देते हैं तो बन जाता है अमोनियम, तो वो आयन है। बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलता है ये, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देखो NH4 पॉजिटिव में एक OH नेगेटिव जुड़ के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, बेस है। हाँ जी, क्या अब आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं वैसे ही जैसे पहले लिखी है कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में टूट जाते हैं? आयंस में। सारे के सारे क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर देंगे। हाँ जी, एक वीक बेस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक वीक बेस वो है मैम जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, कुछ ही हो पाते हैं।
और अगर सारे हो भी जाएं तो वापस जुड़ के वो बेस को ही बना देते हैं। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एसिड्स के केस में उसको लिख दिया है। लिख लो एक एक इक्वेशन। तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेस वेस सब तुम्हें पता होने चाहिए सॉल्ट पढ़ने के लिए। हाइड्रोनियम आयन का क्या सिंबल है? हाँ जी, हाइड्रोनियम आयन का क्या सिंबल है? H3O, आगे पॉजिटिव। चलो आओ जरा। हाँ जी विभोर, ये बताओ जरा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है एसिड्स का, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड, क्या फर्क था उनमें? डाइल्यूटेड एसिड्स मैम वो होते हैं जिनमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एसिड के कंपैरिजन में। ठीक है, पानी ज्यादा एसिड कम। कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होते हैं बच्चों? जिनमें एसिड ज्यादा है पानी बहुत कम है। एक और क्लासिफिकेशन है इसी तरीके से एसिड और बेस का। हाँ जी ध्यान से सुनो, एक एसिड का क्लासिफिकेशन और एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड के आएंगे आएंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर पढ़ लेंगे, ये वाले याद रखने हैं कि कौन सी सब्जी कौन से फ्रूट के अंदर कौन सा एसिड मिलता है। जो टेबल अब बनवाऊंगी वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो याद रखने हैं। एक्टिविटी वाले मैंने खुद मना कर दिए, वो पीएच आपको कभी नहीं पूछेगा जीवन में, वो तो तुम्हें दे रखी है करने के लिए कि भाई ये कर करके देखो कौन कौन से पीएच है और एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, लेकिन जो ये अगली वाली टेबल है शायद आगे होगी इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन है एसिड्स का। ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों वो होते हैं जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? ये मिलते हैं हमें नॉन लिविंग चीजों से, जैसे कि रॉक्स, जैसे कि मिनरल्स। लिविंग चीजों में कौन कौन है मैम? लिविंग चीजों बोले तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एसिड्स है वो होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, लिखो चलो इसको। तो ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम्हें सवाल आएंगे, लिखो। दीज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। लिविंग बोले तो प्लांट्स और एनिमल्स, यही एग्जांपल्स हमारे कोर्स में है। कुछ बैक्टीरिया भी है जो हमें एसिड देते हैं, बताना कौन से हैं वो? लैक्टोबैसिलस है ना, दही में, दही वाला जो बैक्टीरिया वो क्या करता है? लैक्टिक एसिड देता है हमें, लैक्टोज से बना के, चीनी से। तो बैक्टीरिया से मिलते हैं, बट हम प्लांट्स और एनिमल्स के हमें पढ़ने हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे अगले पेज पे, एक दो ऐसे ही लिख लो नाम चारे के लिए, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड। तो प्लांट्स और एनिमल से जो मिलने वाले एसिड्स हैं वो कौन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से जो एसिड मिलते हैं, जो लिविंग चीजों से हमें एसिड्स मिलते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं बच्चों? जो नॉन लिविंग चीजों से मिलते हैं। These acids are obtained from non-living things. ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, जैसे कि H2SO4 आ जाएगा, HNO3, HCl, सब कुछ आ जाएगा इसमें, है ना। हमारे पेट में मिलता है वो अलग बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट वो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, जो आगे हमारे कोर्स में 8, उसमें 2 एक इंसेक्ट दिया हुआ है, एक प्लांट दिया हुआ है, और बाकी सारे फल सब्जियां दी हुई हैं, उनके वो वाली जो एसिड की टेबल है नेक्स्ट, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आएगी आएगी। ठीक है, तो वो सारे याद कर लेना, वो तुम्हें प्री बोर्ड्स में मिलेगी, बोर्ड्स में भी आएगी। ठीक है, बाकी जो हमने एक्टिविटी में लिखा है उसको याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हें कुछ। आओ जरा ये टेबल बनाओ पहले, फिर लिखते हैं इनको। लिखो, बनाओ ये वाली टेबल। नेचुरल सोर्स
और बताना है कौन सा एसिड है। इधर आपको दिए हुए हैं कुछ प्लांट और एनिमल्स के एग्जाम्पल जिनसे हमें मिलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, हाँ जी। विनेगर क्या होता है बच्चों? सिरका। सिरका कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है ना। इनके फॉर्मूले हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, एसिटिक एसिड हो गया, मिथेनॉइक एसिड हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नाम लिख रहे हो, इनके फॉर्मूले हम 4th चैप्टर में ही पढ़ेंगे, वहां आसान होगा समझना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। ठीक है। ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड है? ये भी तुमने पढ़ रखा होगा। सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फैमिली में आते हैं, तो सिट्रिक एसिड मिलता है इनमें। टैमरिंड में, इमली में, इमली में कौन सा एसिड है? टार्टेरिक एसिड। हाँ जी। टमाटो में ये काफी आता है, ऑक्सैलिक एसिड। दही में, खट्टे दूध में या फिर कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। कहीं कहीं पे वैसे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं लिख रही हूं, बट स्कूल में पूछ लेते हैं तो उसको याद कर लेना। बोर्ड्स के लिए नहीं है ये, बोर्ड्स में कभी नहीं पूछा गया आज तक। मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, टी के अंदर टैनिक एसिड होता है। बोर्ड में वो एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाते, उन्हें मतलब ही नहीं है, पेपर उसी में से बनाना है बैठ के उन्हें। हाँ जी। अब देखो, आंटी की स्टिंग और नेटल स्टिंग 2 चीजें हैं ये, इनको डिटेल में पढ़ना है हमें भी आगे। ठीक है। एंट, जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी, और इसके साथ एक और है तुम्हारे कोर्स में जो हम आगे पढ़ लेंगे, यहां ना भी लिखे तो काम बन जाएगा। कौन है? हनी बी। ये 3 चीजें अगर तुम्हें काटती हैं तो एक ही सेम चीज तुम्हारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। हाँ जी। अगर तुम्हें हनी बी काटे, स्टिंग करे, या फिर तुम्हें लाल चींटी काटे, या फिर एक प्लांट होता है, ये क्या है? एक प्लांट है, नेटल प्लांट, वाइल्ड प्लांट है। ऐसे नहीं घूमते फिरते यही साउथ सिविल लाइन में मिल जाएगा, नहीं, पहाड़ों वहाड़ों पे मिलेगा कहीं, है ना, बहुत ज्यादा वाइल्ड है, वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट है नेटल। ठीक है। सो ये तीनों चीजें जब आपको इंजेक्ट होती है ना आपकी स्किन में, गलती से, अभी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी नेटल किस तरीके से इंजेक्ट करता है एसिड को, तो बच्चों इससे इंजेक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का एक दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला लिख दे रही हूं बट पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, HCOOH फॉर्मूला है, आगे पढ़ लेंगे, बट स्कूल के लिए लिख लो क्योंकि कई बार 2nd चैप्टर का टेस्ट होगा, वो दे देंगे, बताओ कि फॉर्मिक एसिड क्या है, इनमें से लिख लो अभी के लिए, लेकिन डरना नहीं है, सब पढ़ लेंगे 4th में। भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर ही लेना। ठीक है। आती है, इजी सी है, आधी पढ़ रखी है पहले, कुछ पढ़ लेंगे। ये तो डिटेल में पढ़ेंगे भी, डिटेल में कि मैम हनी भी जब स्टिंग करती है तो क्या होती है। जब हनी भी स्टिंग करती है ना, बेचारी खुद ही मर जाती है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम निकालना पड़ता है उसको स्टिंग के साथ। वो जब अपने आप को वापस खींचती है तुम्हारी स्किन में से काट के, तो बेचारी की मुसीबत है कि जो स्टिंग उसने स्टिंगर्स तुम्हारे अंदर डाले हैं ना, वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो वो बहुत तेजी से खींचना चाहती है, बट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही बाहर आ जाता है, फोर्स ज्यादा लगा देती है, तो मर जाती है हमेशा हनी भी। जब भी तुम्हें काटती है कोई हनी भी तो वो खुद मर जाती है। ठीक है। चींटी नहीं मरती, चींटी जिंदा रहती है, पढ़ेंगे भी डिटेल में आगे। हाँ जी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। विनेगर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। टमाटो में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल, और इसकी स्कूल के लिए याद कर लेना, बोर्ड्स में कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज और लेमन का तो पता ही है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आओ आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच 3 मार्क्स में आता है, जब भी आता है, इन डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहां कहां पर हमें पीएच की इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ
4-5 बातें पढ़नी है, जब भी आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। इनमें से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें लगते हैं वो तुम्हें एग्जाम में लिख के आने हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो जरा। पहली इंपॉर्टेंस कहां है मैम? जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो पीएच सेंसिटिव है। क्या मतलब है इस चीज का? प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर पीएच पे ही बेस्ट ग्रो करते हैं। जैसे तुम्हारी बॉडी की जो सेल्स हैं, अगर तुम अपनी बॉडी की सेल्स को बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस में रख दो ना तो मर जाएंगी। स्टमक को छोड़ दो, स्टमक तो एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां, एसिडिक कंडीशन में फूड डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन तुम्हारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स, सारी सेल्स, अगर तुम उनको एसिडिक पीएच पे रखोगे तो मर जाएंगी। कितना पीएच चाहिए? 7 अप्रोक्सीमेटली, न्यूट्रल चाहिए। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। प्लांट्स की तो बहुत बुरी हालत है। किसी प्लांट को ग्रो होने के लिए बेसिक कंडीशंस चाहिए, किसी को ग्रो होने के लिए एसिडिक कंडीशंस चाहिए। तो ये मतलब है इस टॉपिक का, इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें वो हमें पढ़नी है। जैसे तुमने देखा है एसिड रेन होती है, एसिड रेन का पीएच कितना रहता है बच्चों? 5.6 से ना कम रहता है, हल्का सा एसिडिक रहती है। एसिड रेन नाम से ही पता चल रहा है, एसिड रेन है तो कैसी नेचर होगी? एसिडिक होगी। 5.6 से पीएच जो है वो कम रहता है। तो सोचो अगर एसिड रेन होती है तो जो एक्वाटिक बॉडीज हैं, जितनी भी पानी वाटर बॉडीज हैं, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मछलियां हैं, वो सारी क्या होती हैं? मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों को तो आदत नहीं है एसिडिक कंडीशन में रहने की। लेकिन जो बारिश का पानी है वो एसिडिक है। अभी बताऊंगी कैसे। तो ये टॉपिक तुम्हें ये बता रहा है कि भैया जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जिंदगी में पीएच की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच ऊपर नीचे होगा, गड़बड़ाएगा तो मर सकती हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। दूसरी इंपॉर्टेंस है बच्चों सेल्फ डिफेंस। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो है अपनी डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें हनी बी ने काट लिया। हनी बी ने क्या इंजेक्ट किया तुम्हारी बॉडी के अंदर? एसिड या बेस? क्या इंजेक्ट किया हनी बी ने तुम्हारी बॉडी में? पढ़ के आए हुए पीछे, मेथेनोइक एसिड, एसिड। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तुरंत उसके ऊपर कोई बेस रगड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि तुम उसके इफेक्ट को क्या कर पाओ? न्यूट्रलाइज। तो बेकिंग सोडा लगाते हैं। अगर किसी को गलती से रेड एंट, लाल चींटी काट ले या फिर हनी बी काट ले तो तुरंत उस पर क्या रगड़ लो? कोई बेस, जैसे कि क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है, बहुत सारे बहुत और जंत्र तंत्र मंत्र करते हैं, वो तुम्हें पता ही होगा घर में क्या होता है। हाँ जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पीएच की इंपॉर्टेंस कहां है? टूथ डिके में, दांत झाड़ने में। ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे जो दांतों का सफेद पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? क्या है सफेद पार्ट ऑफ योर दांत? एनेमल। ठीक है, किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। पानी से कोई फर्क पड़ता है क्या दांतों को? नहीं, लेकिन एसिड से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे माउथ की कंडीशंस, आरुष ने फेरना शुरू कर दिया जीभ को अपने दांतों पे, दांत साफ कर लेता हूं। हाँ जी, अगर गलती से माउथ का पीएच एसिडिक हो जाएगा तो दांत ना धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं। दांत झड़ने का क्या मतलब है मैम? धीरे धीरे ना कैविटीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं दांतों के अंदर। जो एनामिल है वो डिग्रेड होता रहता है एसिडिक पीएच पे। तो दांत में अगर कैविटी बनेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे दांत खोखला हो जाएगा, दांत पूरा ही उड़ जाएगा। देखे होंगे बहुत सारे लोगों के बहुत सुंदर दांत होते हैं, है ना, ब्रश करने की आदत नहीं होती ना, कुल्ला करते हैं खाना खाने के बाद, झड़ जाते हैं। तो वहां पर इंपॉर्टेंस है। अगर माउथ का पीएच सही नहीं रखोगे, माउथ का पीएच कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 के करीब होता है माउथ का पीएच। अगर वो नहीं रखोगे तो तुम्हारा इनामिल झड़ जाएगा। अगर तुम्हारे माउथ का पीएच एसिडिक होगा तो दांत झड़ेंगे तुम्हारे। हाँ जी, लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है? HCl है। HCl से तो लेकिन मैम प्रोटेक्शन मिलती है। क्या प्रोटेक्शन मिलती है HCl से? वो कौन था विभोर? कौन था पेट के अंदर जो HCl से प्रोटेक्ट कर रहा था? म्यूकस की लाइनिंग थी, कोई मैम टेंशन नहीं थी इतनी। लेकिन जब ज्यादा खा लेते हो, पूरी, हलवा, छोले पेल के खा दिए एक दिन सारे, क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है ना। तुम्हारी बॉडी में एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है। जिस दिन तुम ज्यादा ऑयली खाते हो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली, तुम्हारा स्टमक जो है, स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स थी धनंजय? स्टमक में कौन सी ग्लैंड थी जो HCl रिलीज कर रही थी? वो देख पीछे से इतनी आवाजें आ रही हैं, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक। कौन सी ग्लैंड थी? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है मैम, वो HCl रिलीज कर देती हैं। हाँ, तेरा ही भाई है, आराम से, है ना। हाँ जी, बताओ जरा। जिस दिन तुमने ज्यादा खा लिया तो ज्यादा HCl रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पेन और इरिटेशन हो जाएगी। तो उसका क्या इलाज है भाई? क्या पीते हो तुम जब तुम्हें इंडाइजेशन होता है? इनो। इनो क्या है? बेस है ना। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं कई बार, है ना, वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं वो, है ना। घर वाले तो कहाँ ही देते हैं, घर वाले तो इनो देते हैं, ले बेटा इनो पी ले। ठीक है,
इसका मतलब यह है कि जहां भी एसिड होगा तुम्हें क्या चाहिए, वहां तुम्हें कोई बेस चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यही है पीएच का इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में। अगर पीएच गड़बड़ाता है तो बहुत कुछ गड़बड़ा जाता है बॉडी में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का पीएच गड़बड़ाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बेस लेना पड़ेगा। अगर माउथ का पीएच एसिडिक होगा तो यहां पर डॉक्टर तुम्हें बेसिक टूथपेस्ट देगा कि भाई तेरे दांत झड़ रहे हैं, तेरा इनेमल झड़ रहा है, तुम ये बेसिक टूथपेस्ट लो। या फिर वो दूसरी सलाह देगा तुम्हें, भाई कुल्ला कर लिया अगर उठ के, खाना खा के मुंह को अच्छे से साफ कर लिया अगर, ठीक है। और ये पढ़ रहे हैं अभी दोनों में, इसको लिखो फटाफट जल्दी, एक एक करके सारी एक्सप्लेन हमें करनी है। 3 मार्क्स का आता है जब भी आता है। हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पीएच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में, टूथ डिके में इंपॉर्टेंस है, सेल्फ डिफेंस है, और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं कौन सा हास्य सम्मेलन चल रहा है? आरुष क्या जोक मारा है? क्या कह रहा है भी बोलिए हैं? आओ जरा पहले पढ़ लेते हैं। इसमें तो सिर्फ लिखना ही है, उन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। सीधी सी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए ग्रोथ के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर या एन ऑप्टिमम पीएच फॉर ग्रोथ। ऑप्टिमम पीएच फॉर ग्रोथ। अगर प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करना है तो उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अपना ही एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बीइंग्स चलो ऐसे लिख लो, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑप्टिमम पीएच ऑफ 7 to 7.8। एनसीईआरटी में दिया हुआ याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है यहां से कि बताओ ह्यूमन बॉडी को कितना पीएच चाहिए। वैसे 7 से भी काम बन जाएगा, न्यूट्रल चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है 7 to 7.8। सेल्स की बात हो रही है, इतने पीएच पे जो हमारी सेल्स हैं वो अच्छे से काम कर लेती हैं। सबका अलग अलग होता है बट हमें ह्यूमंस का ही दिया हुआ है, हमें वही याद करना है। एक और लाइन दी हुई है, लिख लो उसको भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट नैरो चेंज ऑफ पीएच। अभी बता रही हूँ क्या मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट द नैरो चेंज ऑफ पीएच रेंज। हाँ जी, क्या मतलब है? बताना जरा क्या मतलब है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ड्रास्टिक चेंज को नहीं झेल पाते हैं। जैसे तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी 7 से 7.8 पे तुम्हारी बॉडी की सेल सर्वाइव कर रही है। अगर तुम अपनी बॉडी को एकदम से ले जाके कहां रख दोगे, एसिडिक पे, तो नहीं काम कर पाएंगी। ये मतलब है, एकदम से तुम बहुत ज्यादा पीएच को चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर तुम्हारी ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी की सेल है वो 7 से 7.8 पे अच्छा काम कर रही है, तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस दे दोगे तो काम नहीं करेंगी, या बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन दे दोगे तो काम अच्छे से नहीं करेगी। तो ये मतलब है इसका कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी या उनकी सेल्स एक नैरो रेंज को ही झेल सकती हैं। तुम 7 से 6 पे ले आओ, ठीक है, काम कर लेगी थोड़ा थोड़ा। तुम 7 से 8 पे ले आओ, काम कर लेगी। लेकिन तुम ये नहीं है, तुम 7 से अपनी बॉडी की सेल्स को 2 या 3 पे ले गए, तुम एकदम से पीएच को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, मतलब ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसको ज्यादा बच्चे प्रेफर भी नहीं करते हैं एग्जाम में लिखना, क्योंकि इसमें लिखने का कुछ होता ही नहीं है ना। लेकिन जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है, सेल्फ डिफेंस, टूथ डिके और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें काफी कुछ है लिखने का और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, बस इसमें इतना ही लिखना है तुम्हें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ग्रो करती है, बहुत ज्यादा पीएच के चेंज को वो झेल नहीं पाती है, और ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो कितने पीएच चेंज पे काम करती है, ये ध्यान रखना है बस।
एसिड रेन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या होता है मैम? हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी गैसेस हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। कौन कौन सी? CO2, SO2 और NO2। बहुत सारी गैसेस जो है इंडस्ट्रीज से कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिलीज होती रहती हैं कंबस्टन के बाद। ये क्या करती हैं? बारिश हो रही है तो ये किसके साथ मिक्स होंगी? पानी आएगा। अब जब पानी में ये गैसेस मिक्स होंगी तो यहां पर बहुत सारे एसिड बनते हैं। जब CO2 गैस पानी के साथ मिक्स होती है एटमॉस्फेयर में तो बनता है कार्बोनिक एसिड। जब ये गैस पानी के साथ मिक्स होती है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये गैस पानी के साथ मिलती है तो बनता है नाइट्रिक एसिड। हाँ जी, देखो जरा, अब ये सारे एसिड जो है वो रेन के साथ नीचे आने वाले हैं धरती पे। तो बताओ प्लांट्स का क्या होगा, या फिर इन एक्वाटिक लाइफ का क्या होगा? ये पानी कहाँ जाएगा बारिश का? ये बारिश का पानी सारा वाटर बॉडीज में जाएगा मैम फाइनली, या थोड़ा बहुत लीचिंग हो जाएगी सॉइल के अंदर। तो बताओ क्या होगा? लीचिंग। लीची नहीं, लीचिंग क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज लीचिंग? लीची के साथ इंग कर दो, लीचिंग। हाँ जी, लीचिंग का मतलब होता है पानी का रिसना, जमीन के अंदर जाना वाटर लेवल पे, ठीक है, नीचे नीचे चले जाना, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा? इतने सारे एसिड घुल के वाटर बॉडीज में आ गए, किस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? एसिड रेन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फिशेस के ऊपर, एक्वाटिक लाइफ के ऊपर। जो एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं, या एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी के अंदर है, ठीक है। तो एसिड रेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्या है? एसिड रेन उस रेन को बोलते हैं जिसका pH 5.6 से कम है। लिखो, रेन विद रेन वाटर विद pH लेस देन 5.6। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि एसिड रेन का जो pH होता है वो 5.6 से कम होता है, बस। और ये इतने मूर्ख तो तुम हो नहीं, ये चीज तुम्हें दिख रही है। सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मछली। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ तुम्हारी, ठीक है। और इन्हें हंसने से फुर्सत ना है। तुम्हें तो ठीक ही लग रही होगी, तुम्हें तो वैसे ही लग रहे हो, है ना। हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे और जहां हम गए थे मतलब कोई पूजा थी, वहां हम पूजा में पूरा पानी, इतनी तेज बारिश हुई कि हम पूरा भीग गए वहां, और मुझे आके बुखार हो गया वहां से। फिर मैंने दवाई ली, सारे करे जितनी पॉसिबली मैं ले सकती दवाइयाँ। 9th वाले तो कह रहे थे छुट्टी कर दो, मैंने कहा शायद 10th वालों की करनी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत वाकई ख़राब थी। पर तुम्हारी क्लास के शुरू होते ही एनर्जी वापस आ गई, अब फिर से तबीयत खराब लग रही है ठीक है। हाँ जी, लिखो। ये कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ बताने के लिए था कि एसिड्स कहाँ से है। ये सारे एसिड हैं। इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं जब बारिश होती है वो पानी के साथ मिक्स होते हैं। इस तरीके से ये पानी है, ये गैसेस हैं बहुत सारी, और एसिड जो है वो रेन के साथ नीचे आते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो एक्वाटिक लाइफ को। भाई मछली को आदत ना है एसिडिक पानी में रहने की। मछली किस में रहती है? नॉर्मल वाटर में रहती है। तो एसिड का पानी पड़ेगा यहाँ पे, कितना हो गया? 5.6 हो गया इसका pH। मर जाएंगी बेचारी, मर जाती हैं बहुत सारी मछलियां एक साथ, ठीक है। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है? एसिड रेन। एसिड रेन का pH कितना है? 5.6 से कम। ये बताना जरा, जब टूथ एनेमल होता है वो गिरते हैं ना, टूथ डिके, कितने pH पे होता है? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। घुमाओ आंखें इधर उधर, बताओ सोच के। याद नहीं? सोचो, हैं? तुम्हें पूरा ही खत्म करना है मामला अपने दांतों का। 5.5 या 5.6 ही था, ठीक है। अहिल को याद था। चलो आओ इधर। नेक्स्ट, सेकंड, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी, ये कौन है भाई साहब? क्या करते हैं ये भी तुमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। प्रोड्यूसेस कौन सा एसिड? आरुष, कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? बोलने का बिल्कुल मतलब बातें करवा लो इससे बस। हाँ जी, ये स्टमक है हमारा, और हमारा जो स्टमक है वो मैम प्रोड्यूस करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी विनायक, क्या ये हमारे बहुत नुकसान पहुंचाता है? क्यों? किससे बचा लेता है? कौन बचा लेता है? म्यूकस, ठीक है। हाँ जी सर, क्या सिग्निफिकेंस है बताना जरा डाइजेशन में?
एक दो पॉइंट लिख ले जाएं कि इसकी क्या गुणगान किया था बहुत लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। बताना क्या करता है ये, ऋषभ बताएगा। ऋषभ क्या करता है ये, और कुछ अच्छी चीज बताओ। बैक्टीरिया तो मार दिया चलो इसने, है ना। ये किसमें हेल्प करता है, HCl हेल्प्स इन द, आरुष किसका डाइजेशन करता था, HCl। कभी आरुष अपना ही बता दे। हाँ जी बताओ किसका डाइजेशन करता था ये मेनली, फैट नहीं, फैट का इससे कुछ मतलब नहीं है, जल्दी बताओ। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, बहुत पढ़ रहे हो भाई तुम तो, तुम्हारे तो मतलब मानना पड़ेगा, जल्दी बताओ। प्रोटीन्स। पेप्सिडोन किस पे एक्ट करता था, प्रोटीन्स पे ना। विदाउट हार्मिंग किसको, स्टमक। ये तो पढ़ी रखा है लाइफ प्रोसेस में, टेस्ट भी लाइफ प्रोसेस का आ रहा है ना वो मेगा टेस्ट, महा टेस्ट, पढ़ लेना उसके लिए, और फिर इसका भी होगा। हाँ जी क्या इंपॉर्टेंस है मैम, ये तो बेसिक सी बात है, हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन सी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, हाँ जी नाम बताना जरा ग्लैंड्स का। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो HCl रिलीज कर रही हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पड़ी होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, जल्दी बताओ। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पड़ी होती हैं, वॉल में। कहां पड़ी हैं, वॉल ऑफ स्टमक। ये क्या रिलीज करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं, HCl भी करती हैं। HCl का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। कैसे करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली, कैसे इंडायरेक्टली, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा और फिर उस पेप्सिन को काम करने के लिए 1.8 का pH चाहिए, वो देगा ये, है ना, तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है। हाँ जी अब आ जाओ मैम, ये तो कॉमन सी बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाने का। अब पढ़ाने की बात अब आई है कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी रेमेडी क्या है। समस्या और समस्या का समाधान पढ़ना है हमें। हाँ जी एक ही प्रॉब्लम पढ़नी है और उस समस्या का पढ़ना है समाधान, रेमेडी। बताओ जरा, जब तुमने ज्यादा खाना खा लिया है, हो गया है तुम्हें इनडाइजेशन। हाँ जी इनडाइजेशन क्या होता है, ज्यादा खाना खाने के बाद मैम बहुत ज्यादा डकार आना, पेट में मैम गुड़गुड़ाहट होना, बर्निंग सेंसेशन होना, है ना, पेट दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ज्यादा खाने के बाद इनडाइजेशन के। ठीक है, फिर क्या होगा, क्या होगा ऐसी कंडीशन में, बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तुम्हारे स्टमक के अंदर जो इरिटेशन और पेन कोज करता है, ये समस्या है। ठीक है, अगर नॉर्मल HCl रिलीज हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा खाने के बाद ज्यादा HCl रिलीज होता है तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है, देखो ड्यूरिंग इनडाइजेशन एक्सेस ऑफ HCl इज रिलीज्ड इन द स्टमक विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ये समस्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। कम खाने से नहीं होगा, एक्चुअली तुम्हारे पेट को पता नहीं चल पाता कि कितना खाया इसने, तो 59 खा लिया है, भर भर के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज कर देती है HCl, लो बेटा जी लो अपनी जिंदगी, है पचाओ खाना, लेकिन फिर वो पड़ा रहता है एसिड, वो ज्यादा ही हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है मैम, अब pH की इंपॉर्टेंस में क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल pH, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन अगर ज्यादा एसिड हो जाएगा, अब बताओ क्या समाधान है इसका, क्या करते हो तुम, क्या पीते हो फिर। आरुष तो कह रहे मैं तो कुछ नहीं पीता, मेरा तो बॉडी खुद ही सेल्फ हील करती है। हाँ जी बताओ जरा क्या करते हैं, बेस ले लो, NaOH पी लें। हाँ जी NaOH पी लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, मजा आ जाएगा। मैम HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ऋषभ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, पियो NaOH, मजा आ जाएगा। क्या होगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, किसकी हमारी, हाँ उसने आंसर दिया है। हाँ जी ऋषभ कह रहे ऐसी तैसी हो जाएगी, तो किसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी मैम, जहां से जहां जहां एसिड बेस जाता रहेगा वहीं वहीं से खत्म मामला, जला के बचेगा ही नहीं, पूरा एलिमेंट्री कैनाल साफ हो जाएगा, मरमुरा जाएंगे। तो NaOH नहीं पीना, कौन पीना है, एक माइल्ड बेस, यूज ऑफ अ माइल्ड बेस, एक हल्का बेस पी लेंगे। कौन है वो हल्का बेस,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एम है जो गोलू गोलू बन गया ना, एम है ये। हाँ जी, कितना पीएच है इसका? 10। इसको पी लो, काम बन जाएगा दोबारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक माइल्ड बेस यूज कर लेंगे मैम। अब इससे क्या होगा बताना जरा, होगा क्या इससे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। हाँ जी, ऐसे बेस को क्या बोलते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं? क्या है ये? ऐसे बेस को जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं इनको बोलते हैं एंटा एसिड्स। एंट एसिड, एंटा एसिड दो वर्ड से मिलके बना है। एंट मतलब अगेंस्ट और एसिड मतलब एसिड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एंट एसिड क्या है? एंट एसिड मैम एक बेस है। एंट एसिड अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे इट इज अ बेस विच न्यूट्रलाइजेस किसको? बोलो, एसिड। एंटा एसिड मैम ऐसे बेस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उनको एंट एसिड कहते हैं, ठीक है। एंटा एसिड, एंट मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एसिड के। वो बेस जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं वो कहलाते हैं एंट एसिड। इसका मतलब अगर तुमसे वो पूछ लेगा कि एक ऐसे एंट एसिड का नाम बताओ जिसको तुम पी सकते हो, वो कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का को पी लो।